जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ एल्फ एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बैंक्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर पिछले 2-3 दिनों में, आपके हिसाब से ये क्या एक ओवर ओनरशिप की करेक्शन है, एक जो बड़ी रैली हुई थी उसकी करेक्शन है, या फिर कुछ और कंसर्न्स हैं यहाँ पर? Anuj, I think banking and finance segment हमें अभी भी अच्छा लग रहा है. दिस वन ऑफ द लार्ज एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो में रहा है. लेकिन इसमें आगे क्या होएगा अनुज जी की इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस जो सेगमेंट है वो काफी बड़ी सेगमेंट है. उसकी काफी सारे माइक्रो सेगमेंट्स है. जैसे कि एक हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंस, दूसरा हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, तीसरा हो गया एनबीएफसी. नाउ विद इन दैट ऑफ कोर्स कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग है, गोल्ड फाइनेंसिंग है वगैरह, बहुत सारी सब सेगमेंट्स है. तो लास्ट ईयर क्या हुआ था अनुज जी की एफआई, अगर आप लास्ट 1.5 साल देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जब भी अपवर्ड मूवमेंट होना चालू हुआ तो बैंकिंग सेगमेंट जो है पूरा विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो बैंक्स हैं उनको सबसे बड़ा उसका फायदा हुआ. तो बहुत सारी बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी हाई रहे एंड बहुत अच्छी डिलीवरी परफॉर्मेंस में आई. लेकिन जो एनबीएफसी साइड जो थे उन्हें बेसिकली थोड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जब भी कॉस्ट बढ़ती है तभी एनबीएफसी बैंक से बोरो करती है, और बिकॉज वो बैंक से बोरो करती है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, और जो पूरा कंप्लीटली पास थ्रू नहीं कर पाते. अभी ये साल क्या होएगा कि इंटरेस्ट रेट्स आर एट द पीक लेवल्स. सो हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बैंकिंग एंड फाइनेंस ओवरऑल विल डू वेल, लेकिन उसके अंदर भी एनबीएफसी जो सेगमेंट है उसमें शायद थोड़ा बेटर बेनिफिट रहेगा कंपेयर टू द बैंकिंग banks in particular. So banks versus NBFC, if you ask me, NBFC are at a little bit advantageous position compared to the banking in general. अब आज के कॉन्टेक्स्ट में राजेश, ऑफ कोर्स आप एक ब्रॉडर और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं मार्केट पर, एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट. लेकिन आज जो थोड़ा सा पैनिक या कंसर्न आ रहा है प्राइमरीली उस रिपोर्ट पर आ रहा है कि जून 15 तक जो बारिश का पिकअप है वो बहुत कम है, 53% बिलो एवरेज है. अब हम सब जानते हैं वैसे भी 4-5 दिन लेट आया था. उसके बाद ये चक्रवात जिसका डर है उसका भी कुछ इम्पैक्ट रहा होगा मॉनसून के एक्सपेंस पर. लेकिन अगर यहाँ से सिचुएशन और भी बिगड़ती है और पिकअप नहीं देखने को मिलता है अगले 2 हफ्तों में, क्या वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इस पूरी रैली को डिरेल कर सकता है? वेल आई थिंक फंडामेंटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो तो शायद अगस्त और सितंबर के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये जो अल नीनो इम्पैक्ट है और ये जो मॉनसून है कितना नॉर्मल है, कितना अबाउट नॉर्मल है. क्योंकि अगर हम आईएमडी की फोरकास्ट करें, जो बेसिकली ये फील्ड का एक्सपर्ट है, हमारा और आपका सेंटिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, हमारी प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आईएमडी क्या बात कर रहा है, और आईएमडी कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल मॉनसून, थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरिएशन होएगा. लेकिन उससे भी ऊपर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ मॉनसून पे नजर न रखते हुए रूरल एग्रीकल्चर इनकम जो है, रूरल इकोनॉमी की जो इनकम है उस पे नजर होनी चाहिए. और रूरल इकोनॉमी की जो इनकम है उस पे कोई बहुत बड़ा एडवर्स मूवमेंट नहीं आने वाले, क्योंकि वाटर लेवल्स आर एट वेरी हाई लेवल्स. क्योंकि लास्ट ईयर बारिश बहुत अच्छा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि मॉनसून थोड़ा नॉर्मल के भी नीचे अगर थोड़ा आया, प्लस माइनस 1-2% के अगर आया, तो बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इंपैक्ट हो जाए, क्योंकि water levels are really very high, irrigation is increasing in our country. So I'm not too much worried about, at least right now, if you ask me, I'm not too much. I think it is too early to talk about it कि monsoon खराब होएगा या बहुत डिले हो गया. मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट नहीं लग रहा है. Of course, we have to watch the space, but I don't think it is too early too premature to say कि एकदम खराब चीज हो जाएगी, रूरल इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है. इनफैक्ट रूरल इकोनॉमी की तो डिमांड रिवाइव हो रही है. अगर आप 2 व्हीलर के नंबर्स देखेंगे, अगर आप ओवरऑल एंटायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नंबर देखेंगे, तो 2 व्हीलर, ओवरऑल ऑटो, एंटायर ओवरऑल रूरल इकोनॉमी जो बहुत खराब थी पिछले 12 महीने में, वहां से इंप्रूवमेंट आना हमें दिख रहा है. ओके, अच्छा, बाय द वे आज का निफ्टी का लो अब हो गया है 18,676. तो जो रेंज थी 18,670 से 780, तो सुबह हायर एंड डिफेंड किया निफ्टी ने, मतलब रिजेक्ट किया. अभी लोअर लेवल पे 18,670. अगर 18,670 डिफेंड हो गया हर्षदा, और अगर हम क्लोजिंग में फिर 18,720-25 तक पहुंच गए मान लीजिए किसी भी कारण से, तो मार्केट में फिर भी एक रिलीफ होगा.
बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली वो लेवल्स ब्रीच हुए और बहुत गंदे तरीके से ब्रीच हुए। अब 43,467 यहाँ पर बैंक निफ्टी में। अच्छा, फिर राजेश, फिर एक काम क्यों ना करें, कोई स्टॉक्स जो आपने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हो विद फुल डिस्क्लेमर, जिसके बारे में आप बात करना चाहें, जो आपको अच्छे लग रहे हो? अनुज जी, स्टॉक स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ रेगुलेशन डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 3 थीम्स जहां पे हम पॉजिटिव है फॉर FY24 वो थोड़े डिस्कस कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि 3 C's आर गोइंग टू डिलीवर। फर्स्ट C इज कैपिटल गुड्स। ये एक ऐसी थीम है जो अनुज शायद आपको याद रहेगा कि लास्ट पिछले 2 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द थीम जो कंटिन्यू, वी आर बुलिश ऑन दिस ओवरऑल थीसिस। पूरा हमारा जो कैपिटल गुड्स यूनिवर्स है जो हम ट्रैक करते हैं, वो पूरी कैपिटल गुड्स कंपनी में लगभग 40% के ऊपर ऑर्डर इनटेक ग्रोथ हुआ है फॉर FY23। 40% इस सेकंड हाईएस्ट, 2022 में हाईएस्ट था, 2023 में भी 40% रहा। तो पिछले 13 साल में ऐसा हुआ नहीं है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको 40% ग्रोथ ऑर्डर इनटेक में दिखी। तो दिस इज ए वेरी वेरी प्रॉमिसिंग साइन and we remain bullish on first C, which is capital goods. Second C is the consumption. हमें लग रहा है कि लास्ट ईयर रूरल इकोनॉमी बहुत एडवर्सली इंपैक्ट हुई थी, इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग रहा था। ये साल डिमांड इज गोइंग टू रिवाइव एंड ऑन टॉप ऑफ इट मोस्ट कंज्यूमर कंपनीज ने जो अपने ग्रॉस मार्जिन कॉम्प्रेस हुए दिखे रहे थे, हमें लग रहा है कि ये साल ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। तो ये ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन और डिमांड रिवाइवल की वजह से हमें लग रहा है कि ओवरऑल कंजम्पशन पैक विल डू रीजनेबली वेल। एंड थर्ड सी इज फॉर क्रेडिट। हमें लग रहा है कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ लास्ट 13 साल में फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रहा है और हमें लग रहा है कि ये डबल डिजिट नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस टू प्ले द थर्ड सी विच इज अ क्रेडिट ग्रोथ। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 C's पे वी आर बुलिश ऑन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स एंड यहाँ पे अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन होएगी, ये हमारा मानना है। तो कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन और ऑफ कोर्स क्रेडिट, इसमें डिफेंसिव में कितना आप एक्सपोजर इस समय रख रहे हैं? कंसिडरिंग आज ऑफ कोर्स हमने देखा है फार्मा कंपनियों में अच्छी खासी तेजी, सुबह से ही इन लैब स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, वहां पर ब्रोकरेजेस थोड़े से बुलिश होने लगे हैं, हॉस्पिटल्स को लेकर कुछ बायस तेजी का आ रहा है। राजेश, आपकी कवरेज है आई एम श्योर इस स्पेस पर, लेकिन कितना वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कितना एक्सपोजर लेना चाहिए? सो हर्षिता, हमारा पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और बिकॉज इट इज डाइवर्सिफाइड वी हैव अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एलोकेशन विद इन द सब सेगमेंट्स। तो डिफेंस इज वन ऑफ द सेगमेंट विच हम लोग ओन कर रहे हैं करीब लास्ट 1.5 साल से और हमें लग रहा है कि दिस स्पेस will continue to deliver. Visibility काफी strong है। Export opportunity भी first time India is also getting export opportunity. तो on one hand there is a make in India effort है and on the other hand export opportunity भी बढ़ रही है। तो हमें लग रहा है कि defense space will continue to do well. But it is not only defense space. अगर आप data center growth opportunity देखेंगे 5 times in 5 years, बहुत सारी capital goods companies हैं which will benefit because of the data center related opportunity. अगर आप स्मार्ट ग्रिड अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी है, अगर आप रेलवे अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी है। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स जो थीम है जिसके अंदर आप डेटा सेंटर खेलो या डिफेंस में इन्वेस्ट करो या फिर आप स्मार्ट ग्रिड रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो या तो आप प्रोसेस एफिशिएंसी और ऑटोमेशन की जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ये हमें लग रहा है कि दे विल कंटिन्यू टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स फ्रॉम हियर ऑन। ओके, मिड कैप आईटी पर कोई व्यू आपका, कोई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप आईटी से? Yes, Anuj, mid-cap IT, we have started re-looking at overall IT space because काफी सारा एक time correction और price correction हुआ है and selectively, we are taking exposure to, 1 or 2 companies, बहुत ही stock specific इसमें रहना पड़ता है। तो, it is a very, very stock specific approach. I would not like to disclose the name, but yes, we have started re-looking at the overall IT as a sector.
एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, जब आप कैपिटल गुड्स कह रहे थे, यू आर फोकसिंग ऑन द L&Ts ऑफ द वर्ल्ड, या फिर उसमें कुछ और भी थोड़ा सा एक्सपेंस रख रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली इस समय लोग 2024 तक की बात करते हैं, जब इलेक्शन ईयर होगा और इंफ्रा पर अच्छा खासा स्पेंड होगा. आर यू लुकिंग एट द एंसिलरीज जो इन स्टॉक्स के साथ नॉर्मली चलते भी हैं? No, so basically, Arshada, please put a disclaimer because now we are talking about a little bit about portfolio. So our top holdings are, for example, ABB, for example, Cummins, for example, Hitachi Energy, and companies like that. Now, these are the companies which are biggest beneficiary of the new growth drivers. जैसे कि आप डेटा सेंटर मैंने ऑटोमेशन का, तो ये सबके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी है वो इस तरह की कंपनी है. So these are the companies जो हम अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में ओन करते हैं, एंड हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी काफी स्ट्रांग है, एंड देयरफॉर बीइंग लार्ज प्लेयर्स दे विल बी द नेचुरली बिग बेनिफिशियरी ऑफ द ओवरऑल थिंग. ओके, चलिए फिर राजेश, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए. चलिए फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक. एक्चुअली ब्रेक लेने से पहले एक बार बैंक निफ्टी फिर रिविजिट किया जाए. 43,425 अब इस समय, और निफ्टी भी देखिए वो 18,670 पर. 18,670 बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे. 670 का 660 तक ठीक है. जैसे आज सुबह जो हायर लेवल पर बात थी 18,780, वो 780 794 तक चला गया. तो 670 हो सकता है 660 655 तक चला जाए, लेकिन अज्यूम करिए 650 फॉर एग्जांपल होगा, जहां पर सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे, वो नहीं टूटना चाहिए. और बैंक निफ्टी में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला.